योगग्राम के निरामयम में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का ये जो विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बना है, अब यहाँ शिविर शुरू हो चुका है। ये पूरी दाएं बाएं सारी जो अलग अलग फैसिलिटी आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा केंद्र है। और इसमें अभी हम आपको उपचार केंद्र ले चलते हैं। सुबह हमने योग करवाया सबको, और योगासन, प्राणायाम, ध्यान, काउंसलिंग, और उसको हमारे यहाँ बोला जाता है सत्संग आदि करके अब हम यहाँ आपको उपचार केंद्र ले चलते हैं। उपचार केंद्र में अलग अलग प्रकार के पंचकर्म षटकर्म की चिकित्सा विधाएं हैं। और मैं एक बात और बता देता हूँ, एलोवेरा जेल जैसे आपको पहले एक सिंपल मिलता था, एक केसर चंदन जेल में बड़ी भी ये आ गई है उसकी पैकिंग। और इसको सुबह शाम आप 2 बार लगाइए। अब तो मौसम भी अनुकूल हो गया है एलोवेरा लगाने के लिए, तो लोग फेशियल करते हैं अलग अलग चीज़ों से। सबसे अच्छा फेशियल ही एलोवेरा का होता है। मैं भी जब कभी थोड़ी बहुत कोई फुंसी हो जाए तो 2-3 दिन लगा लेता हूँ। छोटी फुंसी तो थोड़ी निकलने को दिखे तो वहीं लगा दो। थोड़ी मेरी पित्त प्रकृति होने के कारण से कभी कभी निकल जाती है, तो वो एकदम से ठीक हो जाती है। और इससे फेस से लेकर के जहाँ पर भी, जैसे यहाँ थोड़ा ब्लैकनेस है कहीं पर भी, वहीं पर इसका प्रयोग कर लिया तो माने चेहरे की नेचुरल कांति के लिए एलोवेरा से बेहतर कुछ भी नहीं है। और यहाँ स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन, बस्ती और अलग अलग जो थेरापीज हैं उसकी प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है। और अभी जब आपको पहले हमने परिचय करवाया था तब यहाँ पर बना हुआ था, अब चिकित्सा शुरू हो चुकी है। तो आचार्य जी अभी आपका नंबर नहीं आया अभी? तो यहाँ एक तरफ लेडीज के लिए और एक तरफ जेंट्स के लिए, इधर लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए है। उपचार के दौरान हम ज़्यादा जो है नहीं दिखाते हैं, पुरुषों का थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं। आज हमने सोचा कि हम ये क्या क्या थेरापी लेते हैं। हमारे यहाँ प्रधान चिकित्सक हैं, उनके सहयोगी चिकित्सक हैं, करीब करीब 12 हमारे चिकित्सक हैं यहाँ, और 120 थेरापिस्ट हैं। और उसमें अलग अलग प्रकार की जो थेरापीज हैं वो चल रही हैं अलग अलग रोगियों की यहाँ। और ये इधर पंचकर्मा वाला विंग है, और इसमें अभी हमारे पास 2 शिरोधारा और अभ्यंग कक्ष हैं। 2 शिरोधारा के और अभ्यंग के कक्ष हैं। यहाँ पर अभी अभ्यंग चल रहा है। तो जो है 2-2 थेरापिस्ट एक साथ लग जाते हैं तो उससे जल्दी कार्य हो जाता है। ये वाष्पस्वेद के हैं, इधर भी बैठने वाला वाष्पस्वेद है। ये वाष्पस्वेद बैठने वाला है, वो लेटने वाला है। वाष्प लेकर के तो अच्छा लग रहा होगा जड़ी बूटियों की। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। कहाँ से हो? हम लोग गुजरात से हैं। गुजरात से। किस जगह से? भावनगर से। आप आए हो हमारे घर पे? अरुण जी को जानते हैं? अरुण जैन। हाँ, वो मेरा अंतरिया उनका है। हाँ, तो भावनगर में कैंप भी उन्होंने करवाया था। अच्छा, ठीक है, चलो बहुत आशीर्वाद बेटा। बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बढ़िया। हम लोग 3 दिन उधर रखे, अभी 3 दिन की तरफ। बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। तुम्हारा क्या नाम बेटा? अम्बू। अम्बू, कहाँ से हो? केरल से। केरल से, खूब खुश हो। बहुत अच्छा, बढ़िया बाबा जी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। ये बैठने वाला था। ये इसमें लेट करके वाष्प ले लेते हैं, तो बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उसमें किसी को लेटा करके, किसी को बैठा करके वाष्प देते हैं जड़ी बूटियों से। उसको कुकर में पूरा पकाते हैं उसमें जड़ी बूटियां, और उससे फिर एक उसका जितने लिमिट में चाहे उतनी वाष्प यहाँ छोड़ देते हैं। तो माने प्रकृति के साथ लय बनाते हुए ये उपचार की सारी प्रक्रियाएं हैं। यहाँ वमन, विरेचन, नस्य, क्वाथ उबालने का ये सारा कक्ष है। हमारे जस भाई साहब हमारे गुरु समान भी हैं और पिता समान भी हैं और बड़े भाई भी हैं। मैंने कई रिश्ते इनके साथ है, तो मैंने आज बोला कि आप आए हो तो आप भी थोड़ा लाभ लेके जाओ।
तो अभी मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ मैं भी लाभ लेता हूँ। मुझे वैसे हुआ ज्यादा पूछ लो आप लो। और जो है अभी ये हमारा भी अभ्यंग करने वाले हैं। ये योगग्राम के निरामयम में प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ हमने पंचकर्म की भी व्यवस्था रखी है। और हमारे पंचकर्म के भी बड़े वरिष्ठ चिकित्सक हैं केतन महाजन जी। उन्होंने कहा स्वामी जी आप भी आज जो है वो अभ्यंग, इसको स्नेहन कहते हैं, फिर इसके बाद स्वेदन और ये जो है शिरोधारा आप भी लीजिए। तो आज हम भी इस उपचार का लाभ ले रहे हैं। ये तो आरोग्य साधना है और मैं मानता हूं कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी साल में एक बार 7 दिन ये योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा लाभ लेना चाहिए। इससे एक नई ऊर्जा हमारे भीतर आ जाती है और रोगों से, बुढ़ापे से, मृत्यु से हमें योग बचाता है, नया जीवन देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, डिविनिटी को बढ़ाता है। इसलिए मात्र रोगोपचार का ही साधन नहीं है योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय जीवन दर्शन। ये आत्मोपचार से लेकर के आत्म साक्षात्कार तक का एक बहुत ही सशक्त साधन है। तो आज आपको जो है थोड़ा ये अभ्यंग अर्थात स्नेहन, स्वेदन और शिरोधारा का भी कैसे आप लाभ लेते हैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, परम पूज्य स्वामी जी निरामयम में, जो कि योगग्राम का एक विस्तृत केंद्र है जहां पर योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा इन सब का चिकित्सीय परामर्श के बाद लोग लाभ उठाते हैं। परम पूज्य स्वामी जी भी आज हमारे यहाँ पे बीच में उपस्थित हैं, जो कि स्नेहन की एक प्रक्रिया जिसको हम आयुर्वेद में अभ्यंग के नाम से जानते हैं। स्नेहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि शरीर का स्नेहन यानी कि स्नेह, जो कि तेल घृत से शरीर का मसाज या शरीर को एक तरह से स्निग्ध करना, वो प्रक्रिया हम करते हैं। स्नेहन मुख्य तौर पे 2 तरह का है, एक तो बाह्य स्नेहन और एक आभ्यंतर स्नेहन। बाह्य स्नेहन जितनी भी प्रकार की वात व्याधियां हमारे यहाँ पे होती हैं उनमें एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि मुख्य चिकित्सा के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। जबकि इंटरनल ओलिएशन या आभ्यंतर स्नेहपान मुख्यतः पंचकर्मा में जो वमन विरेचन की प्रक्रियाएं हैं उससे पहले करवाई जाने वाली प्रक्रिया है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये बाह्य स्नेहन में, जिसको हम सर्वांग अभ्यंग की प्रक्रिया बोलते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम दिखा रहे हैं, जिसका लाभ स्वामी जी ले रहे हैं। बाह्य स्नेहन में जो भी तेल या स्नेह पदार्थ हम यूज करते हैं या जिसका उपयोग किया जाता है उसको गुनगुना करके ही शरीर पे लगाया जाता है। गुनगुना करने की वजह से एक तो स्नेह की जो गुणवत्ता है वो थोड़ी बढ़ जाती है और वात दोष जो शरीर में वृद्ध हुआ होता है उससे भी हम थोड़ा उष्ण गुण से कम कर सकते हैं। तो अभ्यंग, श्रमहर, जराहर, रसायन वाजीकरण इन सब चिकित्साओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। अभ्यंग दिनचर्या का एक पार्ट है। पहले तो रोज किया करते थे लोग, पुराने जमाने में स्नान करने से पहले कर लिया करते थे थोड़ा सा। जो तेल लगाने की विधा है, आजकल भी बच्चों में जैसे जो नवजात बच्चे हैं, माताएं उनको रोज तेल लगा के उनकी मालिश करने के बाद स्नान कराती हैं। तो इसी तरह से पूर्व में हमारी दिनचर्या में ये एक प्रक्रिया थी कि स्नान आदि से पहले शरीर का अभ्यंग करना या शरीर का स्नेहन करना। और आजकल हम इसको एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी लेकर गए हैं, क्योंकि लोगों के पास समय कम होने की वजह से और बीमारियां जो आजकल ज़्यादा बढ़ रही हैं, खासकर स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं जिसमें वात एक मुख्यतः प्रधान दोष होता है, तो उन सभी को कम करने के लिए ये स्नेहन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा पंचकर्मा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पंचकर्मा बेसिकली बॉडी प्यूरिफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी की एक प्रक्रिया है। एक होता है अलग अलग जड़ी बूटियों द्वारा किसी ऑर्गन स्पेसिफिक को प्यूरिफाई करना, लिवर को प्यूरिफाई करना, किडनीज को प्यूरिफाई करना या हार्ट को प्यूरिफाई करना, तो वो एक होती है ऑर्गन स्पेसिफिक डिटॉक्सिफिकेशन। हम पंचकर्मा में एक पूरा बायो प्यूरिफिकेशन करते हैं बॉडी का, जिसमें कि आपके सेल्स में जमे हुए टॉक्सिन्स को भी हम पंचकर्मा की प्रक्रियाओं से शरीर से बाहर निकालते हैं। मुख्यतः पंचकर्मा में 3 मुख्य कर्म, जैसे कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ये सब आते हैं। पूर्व कर्म में शरीर को प्रिपेयर करने के लिए या शरीर को तैयार करने के लिए, शोधन के लिए हम जो प्रक्रियाएं करते हैं वो पूर्व कर्म में आती हैं, जिसमें कि मुख्यतः दीपन पाचन और स्नेहन स्वेदन। दीपन पाचन ज़्यादातर जो औषधियाँ अग्नि को बढ़ाने के लिए और शरीर के पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए जो औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चित्रकादि वटी है, पंचकुल चूर्ण है, अजमोदादि चूर्ण है, तो इन सब औषधियों का प्रयोग करके जो हम अग्नि की वृद्धि करते हैं, तो वो सब आती हैं आपकी दीपन पाचन प्रक्रिया में। उसके बाद है स्नेहन स्वेदन की प्रक्रिया। स्नेहन स्वेदन में आभ्यंतर स्नेह और बाह्य स्नेह। आभ्यंतर स्नेह जो कि हम इंटरनल ओलिएशन करते हैं, घृत या तेल का पान करके शरीर के अंगों का स्नेहन करना, और बाह्य स्नेह जो कि प्रक्रियाएं हैं शरीर के ऊपर तेल लगाने की या स्नेह लगाने की, जिसमें कि अभ्यंग, कटिबस्ती, शिरोधारा, ये सब प्रक्रियाएं आपकी बाह्य स्नेहन में आती हैं। इसके बाद स्वेदन की इसमें आजकल क्या हो रहा है, शिशुओं के जो बनाए जा रहे शिशु केयर के नाम पर, जो मतलब हमने तो शिशु केयर का अपना ब्रांड रखा है, क्या कहते हैं उनको अंग्रेजी में, बच्चों के चाइल्ड केयर के लिए जो है, और जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स खासकर आजकल नवजात शिशु जो हैं, बेबी केयर के नाम पर बन रहे हैं मसाज के लिए, उनमें ज्यादातर में मिनरल ऑयल डालते हैं, जबकि मिनरल ऑयल जो है उसको मसाज करने से कैंसर हो सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जॉनसन एंड जॉनसन की बहुत सी जगह पर उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के जुर्माने लग रहे हैं और उसको बैन कर रहे हैं लोग, पूरी वर्ल्ड के अंदर गवर्नमेंट ही बैन कर रही है। ये तेल भी औषधीय तेल होता है, इसमें कोई मिनरल ऑयल नाम का, मिनरल ऑयल में कोई मिनरल नहीं होते हैं, वो LNP एक पैराफिन माने पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो त्वचा के अंदर आसानी से चला जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो त्वचा में आसानी से चला गया वो तेल अच्छा है। वो तेल अच्छा नहीं, वो तो पूरा विष है। इसमें भी वैसे तेल का तेल हम डालते हैं जो बहुत आसानी से त्वचा में चला जाता है, और अलग अलग रोगों में अलग अलग प्रकार के तेल के तो ये अभ्यंग के लिए और जितने भी प्रकार के अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग तेलों का या स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मुख्य तौर पे तिल तेल या नारियल तेल के साथ भी जड़ी बूटियों को सिद्ध करके तेल जो बनाए जाते हैं, उनको हम अलग अलग बीमारियों के हिसाब से इसमें यूज करते हैं। तेल सब तो तिल से ही बना है। तिल का तेल आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ माना गया है अभ्यंग के लिए। तिलस्य तेलम उसको बोला है, तो इसलिए तिल का तेल जो है सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो तिल के अंदर होता है या तिल से जो पैदा हो गया, उसी को तिल तेल। तिल से जो है वो घैंट प्रत्यय करके तैल शब्द हो गया है। तो जो हम स्नेहन की प्रक्रियाएं करते हैं, उसके बाद स्वेदन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो भी कोई साधारण स्वेदन नहीं है, वो भी जड़ी बूटियों के साथ सिद्ध की हुई जो भाष्प है उसका स्वेदन किया जाता है। मुख्य तौर पे इसमें दशमूल और एरंडमूल के पत्ते या दशमूल की जो क्वाथ है उसको हम पका के जो भाष्प उत्पन्न करते हैं, उसका स्नेह हम रोगियों को या स्वस्थ व्यक्तियों को देते हैं। अब ये तो हैं पूर्व कर्म की प्रक्रियाएं। इसके बाद आती हैं प्रधान कर्म, जो कि मुख्य तौर पे 5 तरह के हमारे आचार्य जी ने बताए हैं, जो कि हैं वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। वमन में संक्षिप्त में आपको बताऊं, जो कि हम एक तरह से षट कर्म में कुंजल क्रिया करवाते हैं, उसी का एक एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें कि हम दोष, जो उत्कृष्ट दोष है हमारी शरीर में, मुख्य तौर से कफ दोष जो है, उसको हम ऊर्ध्व भाग से शरीर से बाहर निकालते हैं उल्टी करवा के। दूसरा है विरेचन, जिसको हम अधो भाग से या गुद द्वार से जो हम दोषों को निर्हरण करवाते हैं विरेचन औषधियाँ देके, मुख्य तौर से जिसका हम उपयोग पित्त रोग प्रधान रोगों में उपयुक्त करते हैं।
तीसरा है बस्ती। बस्ती में 2 प्रकार की बस्ती हम मानते हैं, अनुवासन बस्ती और निरू बस्ती या आस्थापन बस्ती। एक तो तेल के साथ दी गई बस्ती और दूसरी जो है क्वाथ के साथ साधित की हुई या क्षीरपाक वगैरह के साथ साधित की हुई बस्तियां, जिनका भी अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग उपयोग है, उनको हम यूज करते हैं मुख्य तौर पे वात प्रधान दोषित बीमारियों के लिए। इसके बाद आता है आपका नस्य। तो ऊर्ध्वजत्रु रोगों में या ऊर्ध्वजत्रु में जितने गले के ऊपर जितने भी आपके रोग होते हैं या उत्कृष्ट दोष आपके ऊर्ध्वजत्रु में स्थित हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए एक नस्य की प्रक्रिया होती है, जिसमें मेडिकेटेड दवाइयाँ आपके दोनों नासिकाओं में डाल के उन दोषों को नाक से ही या मुंह से बाहर निकाला जाता है। और 5वीं प्रक्रिया इसमें है रक्त मोक्षण की, जो कि एक पैरासर्जिकल प्रोसीजर है, आचार्य सुश्रुत ने जिसका वर्णन किया है, जिसमें दूषित रक्त को हम जलोका, सिरावेद, श्रृंग, अलाबू, घटी यंत्र या प्रच्छन कर्म करके हम दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालते हैं। सींग निकालते थे। हाँ, वो अभी हमने शुरू कर दिया है। हाँ, कर दिया है। तो आजकल कुछ मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स भी हम उसको यूज करके, सिरिंज को यूज करके हम उसको दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो रक्त प्रदोषित जितने भी विकार हैं, उनमें ये रक्त मोक्षण की प्रक्रिया जो है बहुत विशेष लाभ होता है। सर्वाइकल में, जोड़ों के दर्द में काफी लाभकारी है रक्त मोक्षण। तो मुख्य तौर पे ये 5 प्रकार की पंचकर्मा की प्रक्रियाएं हैं, जिनसे कि शरीर में बढ़े हुए उत्कृष्ट दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और इसके बाद हमारी होती है पश्चात कर्म। अब पंचकर्म जब कराने के बाद शरीर इतना लघु हो जाता है, शरीर में लघुता आ जाती है, अग्नि थोड़ी सी हमारी मंद हो जाती है, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए हम डाइट, एक संसर्जन क्रम जिसको बोलते हैं, एक डाइट, स्पेसिफिक डाइट फॉलो करवाते हैं। और कुछ रसायन या वाजीकरण की चिकित्साएं जो पूर्व पश्चात क्रम में इंडिकेटेड होती हैं, उसको हम फॉलो करवाते हैं। संसर्जन क्रम में मेनली पेय, विलेपी, यूष, अकृत रस, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हार्ट की तरफ जो प्रेशर जो है रोगी की अवस्था के अनुसार। मैं तो स्वस्थ हूँ, पूरा प्रेशर तो पसीना आ जाता है करने वाले दोनों को ही। और वैसे ही यहाँ पर ये व्यवस्था भी दी गई है, एग्जॉस्ट की व्यवस्था है पूरी, एग्जॉस्ट भी है। और जो है सर्कुलेशन के लिए तो बहुत सर्दी हो जाएगी, तो यहाँ से गर्मी भी आ सकता है। 2 तरफ है, एक यहाँ पर है, एक उधर है। तो इस तरह की व्यवस्था दी गई है, क्योंकि जिससे कि अंदर जो है वातावरण जो है वो समशीतोष्ण बना रहे और रोगियों को किसी तरह से किसी भी मौसम में असुविधा ना हो। तो आप पश्चात कर्म बता रहे हैं। अब पश्चात क्रम में मैं जो बता रहा था, डाइट जो हम मेनली पेय, विलेपी, जो कि खाद्य पदार्थ या चावल का मांड जिसको हम बोलते हैं एक तरह से, तो पेय का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि अग्नि हमारी जो है मंद हो जाती है शोधन की प्रक्रियाओं के बाद। तो 3, 5 या 7 दिन की विधा बताई गई है इसमें। 3 दिन से लेकर 5 दिन या 7 दिन तक हमें संसर्जन क्रम फॉलो करवाना है। तो इसमें पेय, विलेपी, यवागु या अकृत रस, इन चीज़ों का उपयोग करवा के हम अग्नि को दोबारा से अपनी नॉर्मल स्थिति में लेके आ सकते हैं। इसके बाद चिकित्सीय पर्पस के इसमें हम देखें तो रसायन और वाजीकरण की जो चिकित्साएं हैं, उससे पहले शोधन का एक इंडिकेशन है या शोधन बताया गया है। तो जो भी हम शोधन पेशेंट पे करवाते हैं, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगती है रसायन या वाजीकरण चिकित्सा करवाने की, तो हम रोगियों पे उस तरह से रसायन और वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य तौर पे पंचकर्म जो है इन 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, पूर्वकर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो ये शॉर्ट फॉर्म में एक मैंने आपको जिस्ट बताया है पंचकर्मा का। इसके अलावा जो बाहिर परिमार्जन या बहिर्परिमार्जन चिकित्सा हम जिसको बोलते हैं, उसमें लगभग हमारे यहाँ पे हम कम से कम नहीं तो 50 से 60 ऐसी थेरेपीज हैं जो हम फॉलो करते हैं, जिसमें कि कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, जानू बस्ती, हृद बस्ती, शिरो बस्ती। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से या अलग अलग सरफेस एनाटॉमी के हिसाब से हम जहाँ पे तेल या घृत को हम एक जगह पे ठहरा के रखते हैं, आटे का रिंग बना के जहाँ पे हम उनको ठहरा के रखते हैं, तो उसको हम उस ऑर्गन स्पेसिफिक के नाम से कटी बस्ती, जैसे कि लंबर एरिया में जो हम कटी पे तेल को हम एक चावल के या आटे के रिंग में लगा के रखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कटी बस्ती। इसी तरह घुटनों पे प्रयोग की गई जो है उसको हम जानू बस्ती।
सर्वाइकल रीजन पे या गर्दन के रीजन पे जब हम उसको उपयोग करते हैं तो उसको ग्रीवा बस्ती। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की बस्तियां। और आंखों में करते हैं तो उसको आंखों में जो अक्षी तर्पण, उसको बस्ती नहीं, उसमें बस्ती नहीं है, वो अक्षी तर्पण। और इसके अलावा अलग अलग पिंड स्वेद, जैसे कि हमारा पत्र पिंड स्वेद, जंबीर पिंड स्वेद, षष्टिकशाली पिंड स्वेद, माश पिंड स्वेद, जो कि एक बोलस जिसको हम कपड़े में बांध के जो औषधियों को शरीर के ऊपर लगाते हैं या उनसे शरीर की सिकाई या मालिश करते हैं, तो वो औषधियाँ पत्र पिंड में जितनी भी वातहर औषधियाँ हैं, खासकर रासना है, देवदारू है, शतपुष्पा है, कुष्ठ है, सैंधव लवण है, और पत्ते जो हैं एरंड के, अर्क के, निर्गुंडी के, चिंचा के, शिगरू के, इन पत्तों का उपयोग करके हम इनको एक पिंड के रूप में, एक बोलस के रूप में कपड़े में बांध के हम शरीर के ऊपर इनका स्नेहन और स्वेदन दोनों पर्पस के लिए हम इनका यूज करते हैं। इसी तरह जंबीर पिंड स्वेद जो है, जो कि नींबू और लहसुन से बनाई हुई पोटली होती है, उसको भी हम यूज करते हैं। अब पोटली और पिंड स्वेद का भी अलग अलग रोग के हिसाब से अलग अलग इंडिकेशन है। जहाँ भी दोषों की प्रधानता जब हम आयुर्वेद के हिसाब से देख के चलते हैं, वात पित्त और कफ दोषों की इन्वॉल्वमेंट जब बॉडी में होती है, तो वात अगर सिंगल वात प्रधान दोष है तो उसमें हम जंबीर पिंड करवाते हैं। वात के साथ कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है, दर्द के साथ बॉडी में जकड़न भी है, तो उनमें पत्र पिंड स्वेद करवाते हैं। षष्टिकशाली पिंड स्वेद, जो कि एक साठी चावल है, स्पेशल 60 दिन में उगा हुआ चावल, जिसको बला मूल क्वाथ के साथ और दूध के साथ पका के हम पिंड बनाते हैं, उसको खासकर जितने भी वात व्याधियां हैं और मांस शोष, खासकर आजकल के बच्चों में जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो बच्चे आते हैं, उनमें मुख्य तौर पे हम षष्टिकशाली पिंड स्वेद या माश पिंड स्वेद, जो उड़द की दाल से पोटली बनाई हुई, उसके स्वेदन का और स्नेहन का उपयोग करते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट्स हमारे पास जो आमवात के पेशेंट, नवीन अवस्था में आमवात, जिनके शरीर में आम की अवस्था ज़्यादा है, उनको पाचन के तौर पे चूर्ण पिंड स्वेद या वालुका पोटली स्वेद हम जिसको करवाते हैं, जिससे कि आम का पाचन भी होता है और उष्ण गुण होने की वजह से उनमें दर्द का निवारण भी होता है। तो ये बेसिकली बाह्य स्नेहन की या बहिर्परिमार्जन की चिकित्साएं हैं, जो कि हम अपने निरामयन में फॉलो करते हैं, और इसी तरह की चिकित्सा व्यवस्थाएं हमारे पतंजलि योगपीठ फेज 1 में भी की जाती हैं। अब हम शिरोधारा की प्रक्रिया देखने जा रहे हैं, जो कि एक बाह्य स्नेहन और स्वेदन की प्रक्रिया है, जिसमें कि मुख्य रूप से औषधीय गुणों से साधित तेल का उपयोग किया जाता है। 3 से 4 लीटर तेल मस्तिष्क पे एक सर्टेन रिदम के साथ आपके उसको गुनगुना करके गर्म किया जा रहा है, थोड़ा सा उसको ऐसे, क्योंकि मुझे तो कोई व्याधि नहीं है, इसलिए ये बादाम तेल से कर रहे हैं, अन्यथा बलादी तेल है। और कौन कौन सी तेल? बला तेल, शीर बला तेल, महामाश तेल, ब्राह्मी तेल, अलग अलग प्रकार की व्याधियों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के शिरोधारा कराने के लिए इनको बोला कि इससे कर लीजिए। और इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया, अब ये वस्त्र है जिसको हमने एक रिबन के तौर पे बांधो इसको क्यों बांधते हैं? ये पट्टी को ललाट के ऊपर बांधा जाएगा, जिससे कि जो तेल है शिरोधारा के टाइम पे जो वो आंखों के ऊपर ना गिर जाए। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही है कि हम एक तरह से ललाट के ऊपर कपड़े को बांधते हैं, जिससे जो औषधीय तेल है वो आपके आंखों में ना गिरे। वैसे भी आंखों में थोड़ा बहुत चला भी जाए तो कोई नुकसान है? कुछ औषधीय तेल तीक्ष्ण होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं थोड़ा सा। रोगन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ तीक्ष्ण तेल अगर हम यूज करते हैं, भृंगराज तेल, वो आंखों में चला जाए तो नुकसान कर सकता है। तो इस प्रक्रिया में रोगी को हम एक तरह से टेबल पे सुपाइन लिटा के जो मस्तिष्क या हेड की पोजीशनिंग है उसको रोगी के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। रोगी की आंखों को कॉटन गॉज पीस या हम सुगंधित पुष्प से भी कवर कर सकते हैं। तेल का जो तापमान है उसको जांच के उसके बाद जो शिरोधारा के लिए पात्र है उसमें भरा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, औषधीय तेल शिरोधारा पात्र में भरा जा रहा है।
ये भरने के बाद 4 अंगुल की हाइट से इसको रोगी के ललाट पे गिराया जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। स्वस्थ और रोगी व्यक्ति दोनों ही इस चीज़ का अनुभव ले सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तेल जो कि ललाट पे गिर रहा है उसको इकट्ठा करने के लिए एक पात्र जो कि टेबल के नीचे लगाया जाता है। ये तेल उस पात्र में इकट्ठा होगा। उस पात्र में इकट्ठा होने के बाद वो तेल को दोबारा से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि 38 से 40 डिग्रीज तक या 42 डिग्रीज तक का होता है, उस पर हम लेके आते हैं और उस तेल को पुनः इस पात्र में भर के टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। एक स्पेसिफिक ऑसिलेशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि घड़ी का कांटा होता है टिक टॉक की तरह, उसी तरह इस पात्र को भी हम एक स्पेसिफिक रिदम के साथ ललाट के ऊपर जो है घुमाते हैं। शिरोधारा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि प्रोसीजर, जो शिरोधारा का प्रोसीजर है उसका औषधीय गुण से साधित तेल का और जो एक प्रेशर से ऑयल जो हमारे ललाट पे गिर रहा है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होके हमारे ब्रेन के ऊपर या हमारे मस्तिष्क के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। बेसिकली जितने भी आजकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और जितने भी इंसोम्निया या निद्रा नाश के रोगी इस चीज़ का लाभ लेके अपने आप को स्वास्थ्य की तरफ लेके जा सकते हैं। अब ये शिरोधारा की प्रक्रिया लगभग 30 से लेके 45 मिनट तक हम रोगी के ऊपर करवाते हैं। जो प्रेशर के साथ और ये ऑसिलेशन के साथ तेल हमारे ललाट पे गिर रहा है, इसकी वजह से एक सेरोटोनिन लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज होता है, जिससे हमारा शरीर की और मानसिक थकान जो है उससे निवारण होता है। और जितने भी हमारे यहाँ पे रोगियों पे हमने अनुभव किया है निद्रा नाश के या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, खासकर पक्षाघात या ब्रेन से रिलेटेड और भी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि कभी कभी ब्रेन में क्लॉट बन जाता है, तो ऐसी बीमारियों में हम शिरोधारा का मुख्य तौर पे प्रयोग करते हैं। इसके लिए अलग अलग औषधियों से साधित तेल और कई बार अलग अलग औषधियों से साधित क्वाथ, इसका भी उपयोग किया जाता है। कुछ रोगियों में हम तक्र का प्रयोग भी करते हैं। हमने मुख्य तौर पर देखा है कि सोरियासिस के पेशेंट, जो कि एक चर्म रोग है, उसके रोगियों में और डायबिटीज़ के पेशेंट में शिरोधारा अगर हम तक्र से करवाते हैं, तक्र भी औषधीय साधित तक्र जिसमें कि मुस्ता और आमलकी का प्रयोग किया जाता है, उससे साधित तक्र को जब हम तक्र धारा में उपयोग करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और जितने भी हैं, जैसे वात व्याधियाँ जिसको हम लेके चलते हैं, बला तेल, शीर बला तेल, इन रोगों में जड़ी बूटियों के साधित तेल से लाभ मिलता है। कुछ रोग ऐसे हैं जिनमें केश की व्याधियाँ, जिनको हम खालित्य पालित्य या शिरो रोग की व्याधियों को लेके चलते हैं, तो उनमें हम ब्राह्मी तेल या हमारा भृंगराज तेल, इसको उपयोग में लाके हम इन व्याधियों के ऊपर भी अच्छा अनुभव ले सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है 30 से लेके 45 मिनट तक हम इसको फॉलो करेंगे और इसके बाद कुछ सावधानियां जो हमें लेनी होती हैं। अब शिरोधारा करवाने के बाद एक तो निर्वात स्थान, जैसे कि डायरेक्ट एयर में या डायरेक्ट वात में हमें नहीं जाना है। दूसरा, धूप में हमें बहुत देर तक नहीं निकलना है या धूप में नहीं बैठना है। उसके अलावा कानों को हमें रुई से बंद करके रखना है। इसके अलावा सर को हमें ढक के रखना है। सर के ऊपर डायरेक्ट हवा का कांटेक्ट या तेज़ हवा का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। शिर स्नान, ठंडे पानी से या शिर स्नान हम शिरोधारा के तुरंत बाद नहीं करवाते। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें शिरोधारा प्रोसीजर करवाते वक्त या शिरोधारा प्रोसीजर करवाने के बाद हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है।
तो आप इस चीज़ का अनुभव लें, निरामयम में आप इस चीज़ का अनुभव लें और पतंजलि योगपीठ में आप इस चीज़ का अनुभव लें, तो निश्चित तौर पे स्वस्थ व्यक्ति इस चीज़ का लाभ लेके अपनी जीवन शैली को और सुखद बनाएगा और रोगी व्यक्ति अपने रोगों का निवारण करवा सकता है। जैसा कि पूर्व में आपने देखा, स्नेहन की जो प्रक्रियाएं हमने अभी की हैं, उसके बाद स्वेदन की जो प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य तौर पे जड़ी बूटियों से साधित औषधियों से जो क्वाथ है उसको पका के हम मेडिकेटेड स्टीम हम जिसको बोलते हैं या मेडिकेटेड भाष्प जिसको हम बोलते हैं, वो दिया जाता है। इसके लिए 2 प्रकार की विधाएं बताई गई हैं, एक तो बैठने वाली विधा है और एक लेटने वाली। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बैठने वाली विधा है, जिसमें रोगी को या स्वस्थ पुरुष को स्टीम बॉक्स में बिठा के पाइप के द्वारा जो मेडिकेटेड स्टीम, जैसा कि आप साइड में ये कपड़ा इसलिए लगा दिया कि स्टीम निकले ना, जो कुकर में स्टीम हमारा जनरेट हो रहा है और भाष्प जो बन रहा है उसको पाइप के द्वारा हम इस चेंबर में या इस बॉक्स में लेके आते हैं। ये देने का मुख्य तौर पे उद्देश्य ये है कि जो स्नेहन के बाद दोष हमारी बॉडी में उत्कृष्ट हुए हैं या दोष जो उत्कृष्ट हैं बॉडी, उनको स्वेदन के माध्यम से हम शरीर से बाहर निकालें। जो रोम छिद्र हैं हमारे, वो स्वेदन की प्रक्रिया से खुल जाएंगे, जिससे कि शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो स्वेदन के जरिए या स्वेद के जरिए शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये विधा जो है, स्वेदन की जितनी भी प्रकार की विधाएं हैं, जिसमें मुख्य तौर पे औषधीय सिद्ध स्नेह को यूज़ किया जाता है। स्नेहन की कोई भी प्रक्रिया के बाद हम स्वेदन की प्रक्रिया को यूज़ करते हैं। अब इसमें 10 से लेके 15 मिनट तक आप रोगी को स्टीम दे सकते हैं या भाष्प का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि जब हम देखेंगे ललाट पे जैसे धीरे धीरे स्वेद आना शुरू हो जाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि रोगी का या पुरुष का या स्वस्थ व्यक्ति का स्वेदन अच्छे से हो गया है, तो हम उसके बाद स्वेदन को बंद कर देते हैं। कुछ सावधानियां इसमें भी बरतनी जाती हैं, जैसे कि स्वेदन जब हम किसी व्यक्ति को करवाते हैं तो उससे पहले हम आमतौर पे 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी थोड़ा सा रोगी को हम यहाँ देते हैं, जिससे कि जो स्वेद बाहर निकल रहा है उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, तो पेशेंट अनकॉन्शियस ना हो या पेशेंट को कमजोरी ना आए, तो हम 1 गिलास जल का उसका बैलेंस बनाने के लिए हम जल पीने के लिए रोगी को देते हैं। दूसरा, जो लेटने वाला स्टीम चेंबर होता है, उसमें हम मुख्य तौर पे पेशेंट का हृदय और जो गुप्तांग है उसको ठंडे वस्त्र से हम कवर करके रखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जो है स्वेदन का निषेध सर, हृदय और गुप्तांग में इसका निषेध बताया गया है। तो मुख्य तौर पे इन अंगों को ठंडे जल से इसलिए करते हैं क्योंकि सिर जो है और आंखें, इनके ऊपर जो गर्म पानी है उससे जो हमारे सूक्ष्म जो नाड़ी तंत्र है वो उससे प्रभावित होता है, अर्थात उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ सकता है। तो आंखों को भी गर्म पानी से धोने का निषेध है और सिर को भी, चाहे माताएं बहनें शैम्पू आदि भी करते हैं तो उनको भी तेज गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। सिर को और हृदय को भी जो है उसको भी तेज गर्मी है उससे बचाया जाता है। और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, वहाँ यदि गर्म होता है तो उससे स्पर्म के बनने की प्रक्रिया बंद पड़ जाती है, इसलिए उसको जो है आपने बताया कि उसको ठंडे पानी से या ठंडे वस्त्र से उसको ठंडे पानी में भिगो ढक के रखना चाहिए। इसके बाद भी जो प्रक्रिया है स्वेदन के बाद, जो स्नेहन के बाद की सावधानियां हैं, उसी तरह स्वेदन के बाद भी सावधानियों में एकदम से ठंडी हवा में नहीं जाना, एकदम से वातावरण में नहीं घूमना, बहुत ज़्यादा देर तक धूप में नहीं बैठना, ठंडे जल से स्नान एकदम से नहीं करना। तो ये सब थोड़ी सी सावधानियां हमें आमतौर पे बरतनी पड़ती हैं स्वेदन की प्रक्रिया के बाद भी। ये स्वेदन एक तो मोटापा के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है, और दूसरा जो है जिनको किसी भी प्रकार की न्यूरो प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी लाभदायक है। और साथ में ही जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, बहुत ज्यादा कमर में दर्द होने पर उनको लिटा के करवाते हैं, जैसे आपको हमने पहले दिखाया था। तो जिनको पेन्स है बॉडी में उनके लिए विशेष रूप से लाभदायक है। और जिनका शरीर थका रहता है, फटीग, थकान,
बहुत ज्यादा तनाव जिनको बहुत रहता है उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है। और जो है इससे जिनके शरीर में स्टिफनेस रहती है वो भी इससे दूर हो जाती है। जब आप देख सकते हैं कि ललाट पे ये हमें श्वेत दिख रहा है, तो इसको हम मान के चलते हैं कि एक तरह के सम्यक स्विन्न लक्षण हमें शरीर माने स्वेदन पूरा हो गया। माने जो स्वेदन का लाभ है, जिन जड़ी बूटियों के पानी से ये वाष्प स्नान एक तरह से करवाया गया, उसका कार्य पूरा हो गया है। माथे पर पसीने आ चुके हैं, तो अब इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद फिर इसको धीरे धीरे खोलते हैं और खोल करके फिर जो है इससे बाहर निकलते हैं। एकदम से ठंडी हवा में इसके बाद जाने से फिर शरीर में अवरण बढ़ सकती है, जिसको कहते हैं ना आम भाषा में सर्द गर्म लग जाती है। इसलिए उतनी सावधानी रखते हैं। और ऐसे ही योगाग्राम के इस निरामयम में जो अलग अलग प्रकार की जो थेरापीज हैं, उससे आपका हम एक एक करके कोशिश करेंगे परिचय कराते रहे, जिससे आप ये जान सकें कि आखिर किस तरह से योगाग्राम के निरामय में और पतंजलि योगपीठ में योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्म का, षटकर्म का, प्राकृतिक चिकित्सा का योगचार होता है और किस तरह से हम अपनी इस भारतीय जीवन पद्धति के द्वारा अपने जीवन का